ओके दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी के ऊपर बेस करके मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आने वाला है। मेरे पास दो सर्कुलर रिंग है, कोएक्सियल है और दोनों के एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा x। जो बड़ा वाला वायर है उस पे करंट है I और उसका रेडियस है b। जो छोटा वाला वायर है उस पर भी करंट है I बट रेडियस जो है वो हमारा a है। b इज मच मच ग्रेटर देन a, देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द टू। सबसे पहले ये लगता है तो सर यहां पर तो आप एक काम कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली तो हमारा इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली सॉरी हमारा उल्टा डायरेक्शन दिखा दिया मैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो सर इसी डायरेक्शन पे आएगा, मेरा bx आएगा। हाँ बात तो सही है, जो यहां पर जो हमारा सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं लगभग हर जगह पर मान सकता हूं। तो bx का जो वैल्यू आएगा मेरे पास वो तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये तो हमारा bx का डायरेक्शन होगा, बट ट्राई टू रियलाइज ये वाला bx के कारण जो हमारा वायर है उस पर जो हमारा ये लूप है इस पर कोई फोर्स नहीं लग सकता है, क्योंकि इसका शक्ल तो ऐसा बनेगा, ये हमारा इस तरीके से A है, करंट जो जा रहा है हमारा I इस तरीके से जा रहा है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा bx है और इसके कारण जो है केवल टेंशन क्रिएट होगा, इसके कारण कोई फोर्स तो नहीं आ सकता है। वो जो मैंने 3 क्वेश्चन कराया था उस बात को समझने का ट्राई करो। बट ऑब्वियस सी बात है, दिस विल हैव a small radial component too। ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक रेडियल कंपोनेंट जो होगा वो रेडियल कंपोनेंट भी तो होगा ही होगा, और वो जो रेडियल कंपोनेंट होगा उसी के कारण तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारा क्रिएट करने का कोशिश करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए ध्यान दो, मैंने एक छोटा सा एम्पिरियन पिल काटा, ठीक है, एंड ध्यान देना यहां पर से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा वो तो हमारा निकलेगा bx और यहां से हमारा जो अंदर एंटर करेगा वो होगा bx माइनस dbx। मैंने ये वाला एक dx लेंथ का छोटा सा इस तरीके का एम्पिरियन पिल जो है या गॉसियन पिल जो है वो मैंने इस तरीके से काट लिया। तो ऑब्वियस सी बात है नेट फ्लक्स हमारा 0 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है जो हमारा इनकमिंग फ्लक्स है वो कम है, जो हमारा आउटगोइंग फ्लक्स है वो ज्यादा है। तो इस तरीके का एक पूरा सरफेस के थ्रू एक रेडियल कंपोनेंट br का फ्लक्स जो है वो भी तो हमें मिलने वाला है। तो नेट फ्लक्स जो होगा that net flux must be equals to 0। तो नेट फ्लक्स 0 करने के कारण याद करो जो मैंने तुम लोग को सोलेनॉइड के केस में करवाया था वो लास्ट में आके वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। नेट फ्लक्स को 0 करने पे मैं बोल सकता हूं जो bx इंटू पाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू bx माइनस dbx
इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस जो हमारा बी आर है वो लगभग तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा इस dx डिस्टेंस के थ्रू, बी आर इंटू 2 पाई आर इंटू dx. सो दैट इज गोइंग टू बी माई द नेट फ्लक्स को जीरो करने पर ये हमारे पास आने वाला है. तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी पाई तो काट दो हर जगह से, और सॉरी 2 क्यों काटा है पता नहीं, और एक r जो है वो भी यहां पर हम काट दे. तो dbx इंटू आर विल बी 2br इंटू dx द रेडियल कॉम्पोनेंट. वही हमारा यहां पर भी आया है, जो हमारा रेडियल कॉम्पोनेंट है दैट इज r बाई 2 इंटू dbx बाई dx. ऑब्वियसली r जो है वो हमारा यहां पर a है, r जो है वो हमारा a है, ठीक है. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें dx बाई dx का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहां पर टू द पावर 3/2 बाहर, तो r a बाई 2 इंटू म्यू नॉट आई बी स्क्वायर. यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 इंटू 3/2 इंटू 2x. मैग्नीट्यूड, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड. मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास आने वाला है, तो दैट विल बी a बाई 4 म्यू नॉट आई बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3x बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 5/2. ये हमारे पास a बाई 4 आने वाला है. ये हमारे पास बी आर का वैल्यू जो है वो हमारे पास आने वाला है. और अब जो है ये वाला बी आर के कारण अगर हम ये रेडियस a के बारे में देखें तो इसके थ्रू जो है इस तरीके से हमारा बी आर जो है वो लग रहा है, और करंट जो आ जा रहा है वो हमारा I इस तरीके से जा रहा है, और इसका रेडियस जो है दैट रेडियस विल बी इक्वल्स टू a. तो हम dl का टुकड़ा काटेंगे, और हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी br इंटू I इंटू 2 पाई. ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, ठीक है. सॉरी मैं कुछ गड़बड़ किया हूं क्या? हाँ सॉरी, a इंटू 2 पाई. ये चीज तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, उसको वापस में डिराइव करने का मेहनत नहीं कर रहा हूं. a डी थीटा का टुकड़ा कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा बी आर आई इंटू ए डी थीटा, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो हमारे पास ये वाला चीज जो है वो हमारे पास आ जाएगा. और फोर्स का डायरेक्शन अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बी आर है वो अंदर है, करंट इस तरीके से जा रहा है, तो इससे अंदर की तरफ यानी फोर्स जो है वो हमारा अट्रैक्टिव लगेगा, यानी एफ जो होगा वो हमारा इस तरीके से अट्रैक्टिव लगने वाला है. और ये वाला फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 2 पाई इंटू आई ए इंटू 3a बाई 4 म्यू नॉट आई बी स्क्वायर एक्स by b square plus x square to the power of 5/2. तो 3 pi I square a square b square x
by 2 times b square plus x square to the power of 5 by 2. So that will be the net force, the mu naught भूल गया मैं, 3 mu naught pi. That will be the net force of interaction between the two rings. तो ये जो हमारा पिल काटने का फंडा है और एक्सिस के बहुत क्लोज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका है, उस चीज के बारे में ढंग से देख लो. इसी के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन भी बेस्ड है. ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखो. हमारे पास यहां पर एक नॉन मैग्नेटिक न्यूट्रल डिस्क है जो एक नॉर्मल धागे के सारे कनेक्टेड, उसमें कोई करंट नहीं है, और उसके दूसरे एंड पे एक बहुत छोटा सा रिंग है ऑफ रेडियस r0, और वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड B हमारा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. We know only the x variation of it. Bx equals to a into x square plus r0 square to the power 1 by n, when r0 is a very very small quantity. ये एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू. तो सवाल ये है म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या है जो कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हमारा पॉसिबल हो. अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है. bx के साथ साथ हमारा एक br का कंपोनेंट भी होगा. तो टू फाइंड br द रेडियल कंपोनेंट, अगेन यहां पर ध्यान दो, यही वाला सेम एनालिसिस हम करेंगे, और br जो है वो हमारे पास यहां से आ जाएगा. तो हमारे पास br की जो वैल्यू आ जाएगी that will be equals to r0 by 2 mod of dbx by dx. ठीक है, समझ में आ रहा है? राइट. अच्छा, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, dbx by dx अगर मैं करूंगा तो that will be r0 by 2, इसका डिफरेंशिएशन a into x square plus r0 square 1 by n minus 1 by n भी बाहर, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x. तो r0 a by n x square plus r0 square into x, ये हमारे पास आ जाएगा. दैट इज br. और ये वाले br के कारण जो हमारा फोर्स लगता है, वो फोर्स के बारे में भी तो हम ढंग से जानते हैं. दैट फोर्स F जो हमारा टुवर्ड्स राइट लगने वाला है यहां पर, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो मेरा B का बदल गया है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा. दैट विल बी सिंपली 2 pi br I r0. सो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 pi r0 स्क्वायर a, ठीक है, बाई n x स्क्वायर प्लस r0 स्क्वायर टू द पावर 1 बाई n माइनस 1. ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा टुवर्ड्स राइट. तो ये वाला मैंने फोर्स का वैल्यू जो है वो मैंने निकाल के रख दिया हूं. और उसके बाद जो है मेरा नॉर्मल एनालिसिस है, वही तो मेरा धागे में टेंशन होगा, तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन भी होगा. तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f विल बी कैपिटल M इंटू ACM, F प्लस F इंटू कैपिटल R mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और इसके बाद अल्फा R is equals to ACM. So these are the three equations, and we can see हमारे पास कैपिटल M माइनस स्मॉल f ये है, एंड कैपिटल F प्लस F जो आएगा वो m by 2 इंटू ACM आएगा. यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन में डेफिनेटली गलत लिया हूं,
फ्रिक्शन का डायरेक्शन मेरा फॉरवर्ड होने वाला है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड जो आएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन जो कि हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इन दोनों को सिंपली हम डिवाइड कर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ जाएगा MACM/2 4, और F का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी 3MACM/4। तो फ्रिक्शन विल बी नथिंग बट F/3, और ये वाला फ्रिक्शन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू μmg। तो सिंपली हम लोग एक चीज देख सकते हैं, जो हमारा म्यू होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, F/3mg, एंड विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट, इसको अगर मैं पुट कर दूं R0 square IAX by 6nmg, ठीक है, नहीं सॉरी 3nmg, क्या लिख रहा हूं, 3nmg इंटू x स्क्वायर प्लस R0 स्क्वायर टू द पावर 1/n-1। खैर वो तो वैल्यू पुटिंग था। मेन इंपॉर्टेंट तो वहीं पर है जो रेडियल कंपोनेंट का एग्जिस्टेंस और उसका कैलकुलेशन को हम रियलाइज करें, तरीका हमारे पास एक ही होता है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों, अब एक नेक्स्ट प्रोफाइल चालू करते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके दोनों प्लेट्स में चार्ज है +Q0 और -Q0, और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और जो हमारा वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बाहर की तरफ B0। जो टोटल स्लैब का विड्थ है वो हमारे पास है B। तो सवाल ये है, जब हमारे ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तब मेरा इस स्लैब का मोमेंटम कितना होने वाला है। ओके, लेट्स सी। जो स्लैब का मास है उसको मैंने कुछ मान लेता हूं A। ऑब्वियसली ए वाले डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान इस तरीके से कोई ना कोई करंट जो है वो हमारा फ्लो करेगा I, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले स्लैब के ऊपर अगर मैं ध्यान दूं तो करंट I हमारा इस B0 इस तरीके से करंट I नीचे है, तो मेरे इसके ऊपर एक फोर्स जो है, ये फोर्स F मेरा इस तरीके से लेफ्ट की तरफ लगेगा। ये वाला फोर्स F का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा दैट इज नथिंग बट B0 I into T, and try to realize this is nothing but the rate of change of momentum. Force is nothing but the rate of change of momentum. तो ये हमारे पास आ जाएगा dp/dt। So B0 I जो है इसको मैं लिख सकता हूं dq/dt। करंट जो है वो तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, तो dt काट दो तो हमारे पास आ जाएगा dp विल बी B0 d इंटू dq। तो जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा, यानी इनिशियल तो 0 है, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा that will be B0 d integral dq, that will be B0 d q0. So that will be the total momentum of the slab. Okay, सिमिलर क्वेश्चन है। यहां पर दो मर्क्यूरी के साथ यहां पर इस तरीके से एक वर्टिकल वायर है। ये वाला वर्टिकल वायर का जो मास है वो मास है हमारा m, जो ये हॉराइजेंटल पार्ट है उसका लेंथ है l। मैग्नेटिक फील्ड B0 जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, तो सडनली अगर इसके थ्रू Q0 इतना चार्ज हमारा पास कर जाता है, तो सवाल ये है ये हमारा कितना हाइट तक ऊपर जंप करेगा।
तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से मैं एक चीज बोल सकता हूं, जैसे ये चार्ज Q0 हमारा पास करेगा तो इसका जो मोमेंटम होगा P इनिशियल, वो हमारे पास सिंपली हो जाएगा B0 L Q0। इतना मोमेंटम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मिल जाएगा, एंड दैट कैन बी रिटन एज M इंटू V इनिशियल। तो जो हमारा इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा दैट विल बी B0 L Q0 by M। और ये इनिशियल वेलोसिटी के कारण ये कोई हाइट h पर जंप करेगा, तो सिंपली हम एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा h होगा दैट विल बी V इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, and so that can be written as B0 square L square Q0 square by 2m square into g। Pretty simple and straightforward। Okay दोस्तों, क्या है यहां पर ध्यान दो, यहां पर हमारे पास दो इस तरीके से वायर है, वो हमारा वर्टिकली लटका हुआ है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो d है। ये दोनों वायर्स इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसका कोई टेंशन मत लेना। जो मास पर यूनिट लेंथ है वो हमारा है लैम्डा। यहां पर एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C और चार्ज है प्लस Q0 माइनस Q0। और अब मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया। जो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो R है और डिस्चार्जिंग प्रोसेस का जो टाइम कांस्टेंट है वो बहुत छोटा है, यानी प्रैक्टिकल डिस्चार्जिंग वेरी फास्ट है, वो चीज तुम एज्यूम कर सकते हो। यानी डिस्चार्जिंग के दौरान इन दोनों के बीच का सेपरेशन में कोई बदलाव नहीं आता है। तो सवाल यह है, जो डिस्चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद इन दोनों वायर्स का इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना होगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा आरसी डिस्चार्जिंग है, तो जो हमारा डिस्चार्जिंग करंट होगा I, that can be written simply as, कितना आता है हमारे पास V0 by R, यानी इनिशियली जो हमारे पास होता है Q0 by C डिवाइडेड बाय R, V0 by R e to the power minus T by RC। ये हमारे पास डिस्चार्जिंग करंट होगा। करंट जो है वो इसके ऊपर इस तरीके से होगा, इसके ऊपर इस तरीके से होगा, और उस कारण पे यहां पर रिपल्शन बिटवीन टू वायर्स होंगे। दोनों वायर्स के बीच में जो है हमारा रिपल्शन काम करना चालू करेगा। ठीक है। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा बोलो। हमारा जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा दैट विल बी म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई टी। और ये जो फोर्स लगेगा दैट कैन बी सिंपली टेकन एज लैम्डा इनटू एक्सीलरेशन। ये जो है ये हमारा एक्सीलरेट करेगा। अगर डी मैंने प्रैक्टिकली कांस्टेंट मान रहा हूं, लेकिन एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होना चाहिए था, बट इतना फास्ट है जो कि ये कांस्टेंट में एज्यूम कर रहा हूं। तो हमारे पास जो आएगा लैम्डा इंटू ए दैट विल बी म्यू नॉट क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 पाई डी सी स्क्वायर आर स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी। ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो होगा म्यू नॉट क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई डी सी स्क्वायर आर स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी डी टी, दैट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो जैसे मैं करूंगा तो यहां पर जो हमारे पास आएगा हमारा -2 बाई आर सी जो है वो हमारा डिवीजन में आएगा, यानी ऊपर आर सी आएगा तो एक आर सी तो कटेगा, नीचे हमारा 2 बचेगा। और उसके बाद जो हमारे पास होगा, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा
तो बेसिकली हमारा -1 आ जाएगा। माइनस और -2 को मैं खत्म कर रहा हूं। सो ये जो वेलोसिटी होगा, मैं लैम्डा कहां पे गायब कर दिया हूं, है लैम्डा है μ0 Q0 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 pi d lambda rc. So that will be the initial velocity of both the wires. Okay? Okay. ये मेरा एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक करंट कैरिंग वायर है, मास है m, करंट जा रहा है I और लेंथ है L। एक मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा अजीबोगरीब तरीके से है, पता नहीं इस तरीके से है। यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा म्यू है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो हमारा थीटा है, जी हमारा इस डायरेक्शन में है। तो सवाल ये है बी का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जो कि ये प्लेन के ऊपर हमारा जस्ट स्लाइड अप कर सके। तो इस चीज के लिए मैं इसका साइड व्यू जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला एंगल है थीटा, और जो मेरा करंट कैरिंग वायर है वो करंट कैरिंग वायर हमारा इस तरीके से है, यहां पर है P। अगर मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो मेरा कोई भी एक डायरेक्शन पे है, आई डोंट नो, तो उसको मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया, एक ऐसा और एक ऐसा। मान लो इसके साथ जो वो एंगल बनाता है वो अल्फा बनाता है, so this will be B sin alpha and this will be B cos alpha। अच्छा, तो B cos alpha के चलते फोर्स कैसे होगा एक बार के लिए देखते हैं। तो B cos alpha जो है वो B cos alpha, ये वाला करंट ऐसे, और यहां पर हमारा इस तरीके से एक फोर्स लगाएगा B cos alpha IL। और B sin alpha कैसे फोर्स लगाता है एक बार देख लो, ये ऐसे, ये ऐसे, तो फोर्स जो होगा वो हमारा अप द इंक्लाइन जो है वो हमारा होने वाला है, और यहां पर जो फोर्स आएगा दैट विल बी B sin alpha IL, राइट। सो अब अगर हम ध्यान दें, हमारे पास जो नेट नॉर्मल फोर्स आएगा दैट विल बी सिंपली mg cos alpha प्लस cos theta प्लस BIL cos alpha। तो यहां से मैं एक चीज साफ साफ लिख सकता हूं, जो मेरा नेट अपवर्ड फोर्स है दैट इज BIL sin alpha। जस्ट इसको ऊपर ले जाने के लिए दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू mg cos theta, सॉरी BIL sin alpha minus mg sin theta, that must be equals to mu mg cos theta plus mu into BIL cos alpha। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी BIL into sin alpha minus mu cos alpha, that will be mg into sin theta plus mu cos theta। तो B जो हमारे पास आएगा दैट विल बी mg अपॉन IL sin theta प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। ये हमारे पास पी का वैल्यू आ जाएगा। एंड नाउ ये वाला चीज को हमें मिनिमाइज करना है, तो ये वाला क्वांटिटी को हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू आई नो इज नथिंग बट अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1
तो हमारे पास B minimum will come out to be mg sin theta plus mu cos theta divided by under root mu square plus 1 into IL. So that is the minimum value of B that we are going to say. Okay? Okay दोस्तों, हमारे पास एक वायर फ्रेम है ABCD, तुम देख सकते हो, और वो क्यूब के कुछ साइड्स और फेस डायगोनल को ऑक्युपाई करता है। ये एक हाइपोथेटिकल क्यूब है जो मैं ब्लू पे ड्रॉ किया हुआ है। वो वाला क्यूब का साइड लेंथ है 0.4 मीटर। बी वेक्टर जो है वो मेरा 0.02 टेस्ला जेकब है। करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। और तो हमें हर वायर के बीच में फोर्स जो है वो हमें निकालना है। अच्छा, बेस्ट तरीका यहां पर यह रहता है, जो क्यों ना हम सिंपली सारे के सारे लेंथ को वेक्टोरियल टर्म्स में लिख डालें। अगर हम ध्यान दें, जो हमारा एल ए बी वेक्टर होगा विथ ड्यू कंसिडरेशन टू द साइन, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0.4 माइनस जे कैप। एफ जो हमारा लेंथ बीसी वेक्टर होगा, दैट विल बी 0.4 इंटू के कैप होगा। जो हमारा एल सी डी वेक्टर होगा, ध्यान देना उस पर जो भी हमारा चेंज हो रहा है वो केवल और केवल एक्स की तरफ हो रहा है और वाई की तरफ हो रहा है। वाई की तरफ ऊपर जा रहा है और एक्स की तरफ जो है वो हमारा लेफ्ट की तरफ आ रहा है। जेड पे तो डेफिनेटली कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो एक्स के अलोंग जो है वो मेरा इतना गया है लेफ्ट की तरफ, प्लस 0.4 इंटू जे कैप होगा। और एल डीए वेक्टर को अगर मैं देखूं तो एक्स के अलोंग 0.4 आई कैप जा रहा है, ठीक है। और जो हमारा जेड की तरफ जा रहा है वो हमारा जा रहा है माइनस 0.4 के कैप। अरे बस सब कुछ सही लिखे हुए नहीं, क्विकली चेक करने के लिए इन चारों का वेक्टर सम 0 आना चाहिए क्योंकि वो लूप बन रहा है। तो देख लेता हूं, ये दोनों आपस में कट रहा है, ये दोनों आपस में कट रहा है, ये दोनों आपस में कट रहा है, सही लिखा हूं, ठीक है। अब हम जानते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स एफएम वेक्टर होता है, दैट इज आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अगर हम ध्यान दें तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा एफ ए बी वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो तो हमारे पास सिंपली 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा जे कैप के अलोंग ही है। तो एफ बी सी वेक्टर दैट विल बी सॉरी आई मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई कर दो 0.4 इंटू 0.02 के कैप क्रॉस जे कैप। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस विल बी 0.1, दैट विल बी माइनस 0.04 इंटू आई कैप, ठीक है। तो के क्रॉस जे जो है वो हमारा आई है। जो हमारा एफ सी डी वेक्टर आएगा, अच्छा ऑब्वियस सी बात है ये वाला कंपोनेंट को लेकर तो हमें ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि वो तो हमारा जे में कट ही जाएगा। तो 5 इंटू 0.4 इंटू 0.02 एल जो है वो है माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप। तो ये हमारे पास आ जाएगा
माइनस 0.04 के कैप, और जो हमारे पास आ जाएगा एफ डीए वेक्टर, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 इंटू 0.4 इंटू 0.02 आई कैप माइनस के कैप क्रॉस जे कैप, and that will be simply 0.04 I cross j is k, और k cross j is a minus I, तो k cap cross k cap plus I cap. So these are the forces acting. इन सब केसेस में हम अगर फोर्स को वेक्टोरियली लिखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है. ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन को समझो. हमारे पास हॉराइजेंटल प्लेन में कोई एक यूनिफॉर्म फील्ड है. वो देखने में इस तरीके से है, यानी ओरिएंटेशन मुझे मालूम नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे वर्टिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो, बट यूनिफॉर्म फील्ड है. और वहां पर एक करंट कैरिंग वायर है जो कि करंट तुम्हारे बाहर की तरफ आ रहा है, और उन दोनों के जो नेट सुपरपोजिशन पे मैग्नेटिक फील्ड आया है वो हमारा कुछ इस प्रकार से अगर आया है, ठीक है, तो सवाल ये है जो वायर के ऊपर फोर्स किस तरीके से लग रहा है. नाउ ट्राई टू रियलाइज, जो हमारा यहां पर करंट कैरिंग वायर है, वो करंट कैरिंग वायर के ऊपर अगर मैं इसके लाइन के अलोंग देखूं तो ये हमारा वायर है. इस डायरेक्शन में इस तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और यहां पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. नाउ वी कैन क्लियरली सी, जो हमारा राइट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी है वो कम है, यानी राइट की तरफ ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन होगा वो वाई के अलोंग होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन पे तो सिमेट्री हम साफ साफ देख पा रहे हैं. ठीक है, इस डायरेक्शन के अलोंग ऊपर नीचे में सिमेट्री हम देख पा रहे हैं. तो ये वाला फील्ड जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी जो बी एक्सटर्नल होगा वो हमारा इस तरीके से होने वाला है. अब ये ऊपर होगा या नीचे होगा उसको डिसाइड करते हैं. इधर पे जो है वो एक्सटर्नल को अपोज कर रहा है और यहां पर वो एक्सटर्नल को सपोर्ट कर रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बी एक्सटर्नल जो है वो हमारा इस तरीके से होना चाहिए, तभी तो यहां पर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ है, राइट. और यहां पर बी एक्सटर्नल जो है वहां पर hamaरा डाउनवर्ड है. अब सिंपल सी बात है, बी एक्सटर्नल ऐसे, करंट ऐसे, तो फोर्स जो लगेगा, फोर्स मस्ट बी टुवर्ड्स राइट. मेन हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी देखनी थी, जो कहां पर वो सपोर्ट कर रहा, कहां पर अपोज कर रहा था, और वाई के अलोंग सिमेट्री था, ठीक है, एक्स के अलोंग सिमेट्री बिगड़ रहा था. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए था. ऊपर या नीचे डिसाइड करने के लिए इधर पे कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड नेट पे जीरो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड लाइन हमारा नीचे की तरफ होना चाहिए. उसके बाद तो नॉर्मल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, बी ऐसे आई ऐसे, तो फोर्स जो है वो हमारा राइट की तरफ लग रहा है. ओके ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फ्रेम है, साइड लेंथ है ए. ये इसका जो ऊपर वाले रीजन है यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट करता है. इसके नीचे जो है वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. इसका मास जो है वो है m, और यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज इक्वल्स टू g. मैंने ऑब्जर्व किया जब y0 मेरा √3a/4 है, तब हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो सेट हुआ है. तो सवाल ये है,
अब मैं अगर इसको स्लाइटली अपना पहले तो करंट निकालो, सॉरी, हाँ पहले करंट निकालो, और अब अगर मैं इसको अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं तो प्रूव करो ये SHM करता है, एंड ऑल्सो फाइंड द रिक्विजिट टाइम पीरियड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, जो लोग पहले से पढ़ रखे उनके लिए बोल रहा हूं, नेग्लेक्ट एनी इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड EMF। नेग्लेक्ट एनी इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, जो नहीं जानते हो, ठीक है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आगे क्या हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस पे देखेंगे, बाकी उसका कोई भी इफेक्ट जो है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेग्लेक्ट एनी इफेक्ट ऑफ इट, एंड हमें जो है ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, ये वाले पार्ट के लिए अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर फोर्स जो है वो हमारा इस तरीके से अपवर्ड लग रहा है। अच्छा, बाय द वे रियलाइज टोटल हाइट जो है वो √3a/2 है। वाई नॉट अगर √3a/4 है तो आधा हिस्सा हमारा अंदर है और यहां पर भी हमारा a/2 ऊपर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड वाइज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड लगेगा f/2। इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें, ये ऐसा, करंट ऐसा, तो f/2 ऐसा लगेगा, और यहां पर जो हमारा लगेगा भी ऐसा, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स f/2 जो है वो हमारा इस तरीके से लगने वाला है। हॉराइजेंटल इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा, हॉराइजेंटल इक्विलिब्रियम जो है वो तो हमारा होगा ही होगा। तो यहां पर f को जो है मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, ये 30 तो ये 30, तो ये वाला एंगल जो है वो हमारा 60 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है वो हमारा 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी हमारा 60 डिग्री है। तो नेट अपवर्ड फोर्स जो है वो हमारे पास हो जाएगा F माइनस f/2 cos 60 into 2, and that must be equals to mg. So cos 60 is half, so f जो हमारे पास आ जाएगा that will be mg, और f का जो वैल्यू है that will be simply BIA। तो करंट I हमारे पास डायरेक्टली आ गया है mg/BA। So that is the value of current that is flowing through it, that we can simply find। तो पहला पार्ट तो हो गया है। अब मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया हूं, तो यहां पर जो हमारे पास आया है, मान लो मैंने इसको y से थोड़ा सा नीचे खींच दिया हूं, तो ये वाला जो हमारे पास आ गया है वो है √3a0/4 प्लस y। ट्राई टू रियलाइज जो ये वाला फोर्स जो है, ये फोर्स तो एज इट इज हमारा रहने वाला है। अच्छा, यहां पर से अगर मैं ध्यान दूं, ये वाला डायरेक्शन पे अगर मैं y आया हूं, तो ये वाले डायरेक्शन पे जो मुझे आना पड़ेगा दैट विल बी y/cos 30, यानी दैट विल बी 2y/√3। सो ट्राई टू रियलाइज ये वाले डायरेक्शन पे जो अब मेरा ये लेंथ हो जाएगा दैट विल बी सिंपली a/2 माइनस 2y/√3। और अब जो मेरे पास इस तरफ फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी सिंपली BIA/2 माइनस 2y/√3, और इस डायरेक्शन पे भी उतना ही आएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन पे नेट फोर्स अगर मैं देखूं,
ध्यान देना, ऑब्वियसली ये वाला दोनों वर्टिकल फोर्स हमारा कम हुआ है, तो अपवर्ड फोर्स हमारा बड़ा है, तो नेट फोर्स तो अपवर्ड ही जाने वाला है, तो फोर्स का नेचर जो होगा वो तो हमारा रेस्टोरिंग होगा। इस बात को हम पहले हम समझ ले। सो एफ नेट जो हमारे पास होगा दैट विल बी एफ, दैट इज ए BIA माइनस 2 into BIA minus 2y by root 3 into cos 60 minus mg in the upward direction। ठीक है, सॉरी यहां पे बाई 2 लिखना भूल गया, सॉरी। हाँ, तो cos 60 और 2 तो हमारा खत्म हो गया है, तो हमारे पास आ जाएगा सिंपली BIA बाई 2, एक टर्म तो ये आएगा, प्लस BI इंटू 2y बाई रूट 3 माइनस mg। नाउ BIA बाई 2, अगर हम ध्यान दें, मैंने यहां पे क्या किया हूं, कुछ तो गड़बड़ किया हूं। सॉरी, यहां पर f बाई 2 आएगा, तो बेसिकली क्या हमारे पास क्या जाएगा, f बाई 2 इज इक्वल्स टू, mg इक्वल्स टू BIA बाई 2, तो I जो आएगा वो 2mg बाई b आएगा। सॉरी दोस्तों, ठीक है, वहां पे मैं f बाई 2 लिखना भूल गया था। हाँ, तो BIA बाई 2 और mg तो डेफिनेटली हमारा कैंसिल आउट करेगा, तो हमारे पास नेट जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा 2BI बाई रूट 3 इंटू y, ये हमारे पास आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 2b बाई रूट 3, I का वैल्यू क्या है 2mg बाई BA इंटू y, ये हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन आएगा। एंड नाउ B गॉन, M गॉन, तो एक्सीलरेशन जो हमारे पास आ रहा है वो आ जा रहा है 4g बाई रूट 3a इंटू y, एंड बाई डेफिनेशन ऑफ SHM ये हमारा है ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड T आएगा 2 पाई अंडर रूट 3a, तो चलो 4g में से 4 को तो बाहर निकाल दो बाई g, सो दैट विल बी द रिक्विजिट टाइम पीरियड ऑफ द SHM। ओके दोस्तों, देखो, in a xy plane magnetic field lines are circular centered at origin, B is equals to k by r when r is the distance from the origin, k is greater than 0। ठीक है, अब बेसिकली ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हम ट्रीट कर सकते हैं, जहां पे k का वैल्यू है म्यू नॉट I बाई 2 पाई। ठीक है, खैर एक दूसरा वायर है जिसका करंट आ रहा है I, वो हमारा XY प्लेन पे रखा हुआ है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द वायर, उसका जो दोनों एंड पॉइंट्स है वो है हमारा x1 y1 और दूसरा है x2 y2। तो हमें वायर के ऊपर फोर्स जो है वो हमें यहां पर निकालना है। अच्छा, तो किस तरीके से करेंगे? तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान देना। तो ये हमारा सेंटर है। अच्छा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी में फील्ड लाइन को इस तरीके से लिख सकता हूं, इट डजंट रियली मैटर। ठीक है, तो मैं कोई भी अगर एक जनरल पॉइंट लेता हूं यहां पर x, y, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम ध्यान दें, दिस इज माई r, दिस इज माई एंगल थीटा,
सो दिस इज बी वेक्टर. ठीक है, राइट. सो इफ यू रियलाइज दैट मैं जिस तरीके से लिया हूं, बी का जो कंपोनेंट होगा ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो बी वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस बी साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा इंटू जे कैप. एंड नाउ इफ वी सी साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा का वैल्यू मैं हमेशा लिख सकता हूं, दिस इज माई वाई, दिस इज माई एक्स, वाई बाई आर. बी जो है वो मेरा है के बाई आर, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस के बाई आर स्क्वायर वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप. दिस इज व्हाट आई कैन सिंपली राइट. ठीक है, ये हमारे पास बी वेक्टर आ जाएगा. अच्छा, अगेन जो हमारा वायर का टुकड़ा है उसका डीएल वेक्टर को मैं हमेशा एक चीज तो लिख सकता हूं, दैट विल बी dx आई कैप प्लस dy j कैप, क्योंकि ये हमारा एक्स वाई प्लेन पे है. तो वो जो हमारा एलिमेंटल टुकड़ा है, जो हमारा df वेक्टर होगा, दैट विल बी dl क्रॉस b वेक्टर into the current I. So that can be written as जो हमारा df वेक्टर होगा, that will be I k बाई आर स्क्वायर को तो बाहर कर लो, आर स्क्वायर का वैल्यू इनफैक्ट पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. उसके बाद जो हमारे पास आएगा दैट विल बी dx आई कैप प्लस dy j कैप क्रॉस y आई कैप माइनस x j कैप, एंड दैट विल बी माइनस k i बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आई कैप का क्रॉस खत्म, तो हमारे पास आ जाएगा y dy j क्रॉस i, दैट इज माइनस k, ये दोनों माइनस x dx i क्रॉस j प्लस k j क्रॉस j, तो हमारा समाप्त हो जाएगा. तो माइनस हम लोग यहां पर समाप्त कर दे, तो k i बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स dx प्लस वाई dy के कैप. सो मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास आ चुका है. डायरेक्शन जो है वो हमारा के कैप के अलोंग है, प्लेन के परपेंडिकुलर है. हाँ, ऑब्वियसली बात है, मैं ऐसे मानूंगा तो अब द के जेड पॉजिटिव जेड के अलोंग आएगा. बी अगर मैं उल्टा मानता तो मेरा माइनस जेड के अलोंग आएगा, बट उस बात पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड ही देखना है. तो डीएफ का वैल्यू जो है, इफ आई सी एक्स dx प्लस वाई dy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड नाउ इफ वी सी, इंटीग्रेशन होने के लिए बिल्कुल रेडी है. ये जो ऊपर का क्वांटिटी है दैट इज नथिंग बट d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2. So what I have is ki by 2 d of x square plus y square यानी बेसिकली dz by z. तो ये हमारे पास आ जाएगा ln z. तो जो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगा ki by 2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इनिशियल वैल्यू जो है वो है हमारा x1 y1
जो हमारा फाइनल वैल्यू है वो है हमारा x2 y2. So this will simply come out to be equals to ki by 2 ln x2 square plus y2 square divided by x1 square plus y1 square. And direction is perpendicular to plane. अरे यहां पे एक बात और भी नोटिसेबल है. If x1 square plus y1 square तुम्हारा x2 square by y2 square हो, यानी दैट इज both end points lie on same magnetic field line, B जो आएगा that will be equals to force जो आएगा that will come out to be equals to 0. Okay.